हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आपका टॉपिक चल रहा था अर्थशास्त्र। मैंने पिछली वीडियो में आपको अर्थशास्त्र के बारे में बताया था। अर्थशास्त्र होता क्या है उसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। आज आपका टॉपिक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मैंने पिछले आपको वीडियो में बताया था, अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें सीमित संसाधनों से असीमित इच्छाओं को पूरा करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, आपके पिताजी की सैलरी 10,000 रुपये है, तो 10,000 रुपये आपके पास एक सीमित संसाधन है 10,000 रुपये। 10,000 रुपये में ही आपको अपने पूरे परिवार का, अपना यानी सभी जो इच्छाएं हैं आपकी, आपको जो कपड़े खरीदने हैं, आपको घर का सामान खरीदना है, आपको घर के लिए कोई वस्तु खरीदनी है, आपके पास 10,000 हैं, तो 10,000 जो नहीं एक सीमित संसाधन है, उसमें ही सभी अपनी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करना है, उसी को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। तो मैंने आपको पिछली बार ये वीडियो में आपको बता दिया था। तो अब जैसा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपकी आवश्यकताएं असीमित हैं तथा उनकी पूर्ति करने के लिए आपके पास संसाधन सीमित हैं, उसे ही हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स के दो उदाहरण द्वारा इनकी व्याख्या करें, यानी जो ये इकोनॉमिक्स है, जो अर्थशास्त्र है, उसके दो उदाहरण आपको लिखने हैं, उनकी व्याख्या करनी है। तो मैंने जिस प्रकार लिखे हैं एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। माना हमारे पास 100 रुपये हैं, आप मान के चलो आपके पास 100 रुपये हैं। हम इसमें फल, सब्जियां, पुस्तक, खेल या सिनेमा भी देखना है। क्या हम सभी चीज़ें 100 रुपये में कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास साधन सीमित है। यानी आपके पास 100 रुपये हैं। हम इन आवश्यकताओं को वरीयता के हिसाब से, यानी क्रम, जिनकी आवश्यकता सबसे अधिक है, सबसे पहले उन वस्तुओं को खरीदेंगे। जिनका मूल्य 100 रुपये तक है, उन्हीं वस्तुओं को हम खरीद सकते हैं। यानी 100 रुपये में जितनी भी अपनी इच्छाएँ हैं उनको पूरा करना है। 100 से ज़्यादा में आप अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। 100 ही रुपये हैं आपके पास, सीमित संसाधन हैं, सीमित संसाधनों में ही अपनी इच्छाओं को पूरा करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया है, तो आप इसको नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। उसके बाद अब दूसरे एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, दूसरे उदाहरण के बारे में बात करते हैं। माना एक व्यक्ति के पास 10,000 की पूंजी है। पूंजी अब किसे कहते हैं? एक स्वामी या एक मालिक द्वारा, किसी फर्म के मालिक द्वारा लगाया गया धन कैपिटल यानी पूंजी कहलाता है। यानी जो भी मालिक अपने बिजनेस शुरू करने के लिए जो पैसा लगाता है, जो धन लगाता है, उसे ही हम पूंजी कहते हैं। क्लियर है? पूंजी समझ गए हो? माना एक व्यक्ति के पास 10,000 की पूंजी है, यानी जो एक व्यक्ति है उसके पास 10,000 की पूंजी है, यानी कैपिटल है। वह इसे अनाज को संग्रह करने, अंशपत्रों व ऋण पत्रों में लगाने, कंप्यूटर लगाकर जॉब वर्क करने आदि कार्यों में लगाना चाहता है। यानी जो 10,000 रुपये हैं वे अंशपत्रों में, ऋण पत्रों में, कंप्यूटर लगाकर जॉब वर्क करने आदि कार्यों में जो 10,000 रुपये हैं उनको लगाना चाहता है। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसके पास पूंजी सीमित है, यानी 10,000 रुपये ही है, लेकिन उसको कार्य अधिक करने हैं, अंशपत्र भी करने हैं, ऋण पत्रों में भी लगाना है, कंप्यूटर लगाकर जॉब वर्क भी करने हैं। तो उसके पास एक लेकिन पूंजी 10,000 रुपये है। 10,000 में ये सभी चीज़ें नहीं वह कर सकता, अतः वह वही कार्य पर कर पाएगा जिसे अधिकतम पूंजी की आवश्यकता मात्र, यानी 10,000 रुपये में जो चीज़ कर सकता है उसी को वह करेगा। तो क्लियर है? आप समझ गए हो अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र को मैं एग्जाम्पल के साथ भी करा दिया है। तो एक बार अर्थशास्त्र की हम परिभाषा को भी समझ लें। अर्थशास्त्र मैंने आपको बता ही दिया है, जो आवश्यकताएं असीमित हैं तथा उनकी जो पूर्ति करने के लिए आपके पास जो संसाधन सीमित हैं, उसी को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, एक बार पिछली वीडियो को भी हम रिवाइज कर लेते हैं। इसके साथ साथ सीमित संसाधनों से असीमित इच्छाओं को पूरा करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। यानी लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। जैसे उपभोक्ता के यानी जो उपभोक्ता है ग्राहक के मन में है, यानी ग्राहक वही वस्तु खरीदेगा जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि होगी, क्योंकि उसके पास सीमित धन है, सीमित संसाधन है। सीमित संसाधनों में वो असीमित इच्छाओं को पूरा करना है, तो वह उन्हीं वस्तु को करेगा,
उन्हीं वस्तुओं को वो खरीदेगा जिन्हें सबसे ज़्यादा उसको आवश्यकता होगी। तो वो क्या है, इकोनॉमिक्स। कोई बोलता है हमारे पास बहुत धन है, हम तो सभी पूरे जो भी हमारी इच्छाएं उनको खरीद सकते हैं, अगर वो ऐसा बोल रहा है तो उसके लिए इकोनॉमिक्स नहीं बना है। इकोनॉमिक्स उसके लिए बना है जिसके पास सीमित धन है, सीमित संसाधन है और उसकी असीमित इच्छाएं होती हैं। इकोनॉमिक्स उसके लिए बना है। जैसे उत्पादक है, उत्पादक क्या चाहता है, प्रोड्यूसर जो वो होते हैं वो चाहता है स्टील का काम भी कर लूँ, कपड़े का काम भी कर लूँ या अदर कोई और भी काम कर लूँ, लेकिन वो कार्य वही कार्य करेगा जिसमें उसे अधिकतम लाभ होगा, क्योंकि उत्पादक के पास भी सीमित धन है, उसके पास भी सीमित संसाधन है, तो वह वही कार्य करेगा जिसके जो उसे अधिकतम लाभ वो प्राप्त करेगा। क्लियर है? इकोनॉमिक्स के बारे में जान गए। फिर मैंने फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आपको पिछली वीडियो में बताया था, यानी अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ यानी 1776 में उन्होंने बुक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन। उसके बाद अर्थशास्त्र को मैंने 2 भागों में बांटा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो को हिंदी में कहते हैं व्यष्टि यानी सूक्ष्म यानी छोटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यापक, व्यापक मीन्स बड़ा, विस्तार, वे समष्टि अर्थशास्त्र। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसमें प्रत्येक व्यक्तिगत से संबंध रखता है, प्रत्येक मांग एवं प्रत्येक पूर्ति से रखता है, और जो व्यापक है यानी जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें पूरे राष्ट्र के बारे में बात होती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में एग्जाम्पलों के साथ ये चीज़ करा दिया, आप पिछली वीडियो भी देख सकते हो, मैं रिवाइज के तौर पर आपको बता रहा हूँ। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो फादर हैं एडम स्मिथ हैं, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं जेम्स कीन्स हैं। क्वेश्चन आपसे बहुविकल्पीय क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं वो कौन है, तो आपको बताना है एडम स्मिथ। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अगर फादर यानी समष्टि अर्थशास्त्र के आपसे फादर या जनक पूछता है तो आपको बताना है जेएम कीन्स। तो अगर आपसे पूछता है इकोनॉमिक्स के फादर कौन है तो आपको आंसर बताना है एडम स्मिथ। क्लियर है? फिर मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया था आर्थिक क्रिया व गैर आर्थिक क्रियाएं। तो आर्थिक क्रिया मैंने आपको बताया जो धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रिया की जाती है उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो आर्थिक क्रिया में मैंने बताया था व्यवसाय हुआ, जैसे किसी शिक्षक का किसी स्कूल में पढ़ाना, या किसी फुटकर या थोक व्यापारी द्वारा किसी वस्तु का विक्रय करना, ये सब क्या है, एक व्यवसाय यानी रोजगार, वो व्यवसाय है। ये क्या है, सब आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रियाओं का अभिप्राय ऐसी क्रियाओं से है जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया पेशा। पेशा कहते किसे हैं? पेशा का मतलब है प्रोफेशन से। जैसे सीए को एक विशिष्ट ज्ञान होता है, उसमें कैपिटल की आवश्यकता, उसे कैपिटल लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, वो विशिष्ट ज्ञान से धन कमाता है। वकील है या डॉक्टर है, डॉक्टर को भी ज़्यादा मामूली सी कैपिटल की आवश्यकता होती है, ज़्यादा कैपिटल की आवश्यकता नहीं होती। ये सब क्या है, एक बिजनेस है यानी आर्थिक क्रिया है। उसके बाद रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, यानी तुम जो व्यक्ति है किसी दूसरे के लिए कार्य करता है। जैसे आपके यहाँ कोई कंपनी है, कंपनी में जो व्यक्ति कार्य करते हैं वो क्या है, एक रोजगार है, वो भी क्या है, धन कमाने के उद्देश्य से ही किया जाता है, वो भी एक आर्थिक क्रिया है। फिर मैंने आपको बताया गैर आर्थिक क्रियाएं। अब गैर आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, जो क्रियाएं धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती हैं उसे हम गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे सेवा करना, मदद करना, जैसे आप अपनी मम्मी जी के लिए, आपके अपने पिताजी के लिए कोई कार्य कर रहे हो तो वो क्या है, एक धन कमाने के उद्देश्य से तो कार्य कर नहीं रहे, आप उसकी सेवा भावना के अपने लिए कार्य, ये सब क्या है, एक गैर आर्थिक क्रियाएं हैं। उसके बाद मैंने व्यष्टि अर्थशास्त्र बताया। व्यष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में माइक्रो कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोस से बना है। व्यष्टि का अर्थ होता है छोटा, यानी जो व्यष्टि का अर्थ जो होता है छोटा होता है, सूक्ष्म होता है। इसके अंतर्गत देश की छोटी छोटी इकाइयों का व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है, जैसे हर किसी प्रत्येक की आय, प्रत्येक की मांग, प्रत्येक की पूर्ति, ये सब क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में आता है। इसके जो फादर हैं, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हैं एडम स्मिथ। उसके बाद है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में मैक्रो कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोस से बना है। समष्टि का अर्थ होता है बड़ा। इसके अंतर्गत देश की छोटी छोटी इकाइयों का सामूहिक अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, यानी समष्टि यानी होल के बारे में जहाँ बात की जाएगी उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे। क्लियर है? तो आपको मैंने इकोनॉमिक्स के बारे में बता दिया है। आज मैंने आपको जो अर्थशास्त्र है, जो उसका अर्थ है, उसके 2 उदाहरण बताए हैं, व्याख्या करी है उनकी। तो आज आप इन्हें नोट कर लेंगे और इन्हें एग्जाम्पलों को भी याद कर लेंगे।
जैसे अगर आपसे पूछता है आपकी आवश्यकताएं असीमित हैं तथा उनकी पूर्ति करने के लिए आपके पास संसाधन सीमित हैं, 2 उदाहरण द्वारा इनकी व्याख्या करें, तो आप इन एग्जाम्पलों को लिख सकते हो। आपके पास आप अपने द्वारा भी कोई एग्जाम्पल बनाकर लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।